जय हिंद प्यारे बच्चों, जेपी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th के बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, नर आकृति में मादा आकृति से भिन्नता कहलाती है। यानी हम लोग से क्वेश्चन पूछ रहा है कि नर आकृति और मादा आकृति में जो भिन्नता होती हैं क्या कहलाती हैं। फर्स्ट ऑप्शन हम लोग के पास है बाबू समलैंगिकता, दूसरा ऑप्शन है विषम लैंगिकता, तीसरा ऑप्शन है यौन द्विरूपता और चौथा ऑप्शन है बाबू उभयलिंगता। सबसे पहले हम लोग को याद रखना है बाबू, समलैंगिकता के मतलब होता है कि जब एक ही प्रकार के, मतलब अगर नर नर या मादा मादा जीव में क्या हो, आकर्षण हो। यानी कह सकते हैं नर और नर, या कह सकते हैं बाबू मादा और मादा, यानी एक ही टाइप के जीव, यानी एक ही लिंग वाले जीव के बीच अगर आकर्षण हो जाए तो उनको बोलते हैं समलैंगिकता। क्या बोलते हैं बाबू? समलैंगिकता। याद रहेगा बाबू। चलिए दूसरा हम लोग के पास ऑप्शन जो कह रहा है उसके हिसाब से विषम लैंगिकता है, और विषम लैंगिकता के मतलब होता है कि जब अलग अलग लिंग वाले जीव के बीच आकर्षण हो, यानी नर एंड कौन बाबू, मादा, मादा के बीच अगर आकर्षण होगा तो इनको बोलेंगे विषम लैंगिकता, विषम लैंगिकता। याद रहेगा बाबू। तीसरा हम लोग के पास जो ऑप्शन है क्या कह रहा है बाबू, यौन द्विरूपता। यानी जब नर और मादा के जीव के आकृति और आकार में भिन्नता पाई जाती है तो उसे कहा जाता है यौन द्विरूपता। यानी ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही है। समझ में आया कि नहीं बाबू। और अगर आपसे उभयलिंगता का मतलब पूछा जाए तो एक ही जीव में नर और मादा जन अंग होते हैं तो उन्हें कहा जाता है उभयलिंगता। समझ में आया कि नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हम लोग का तीसरा ऑप्शन यानी सी नंबर ऑप्शन क्या है, सही है। नर आकृति और मादा आकृति में भिन्नता क्या कहलाती है, यौन द्विरूपता। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या होती है। यानी पूछ रहा है बाबू कि एक स्वस्थ जो महिला होती है अपने पूरे जीवन काल में कितना अंड यानी अंड कोशिका उत्पन्न करती हैं। तो याद रखिएगा बाबू कि जो स्वस्थ महिला होती हैं इनमें शुरुआत हो जाती है बाबू 12 से 13 वर्ष से प्रारंभ होता है। 12 से 13 वर्ष से क्या होगा बाबू, प्रारंभ होगा, यानी अंड का निर्माण होना। और कब तक चलता है बाबू, मैक्सिमम याद रखेंगे 45 से 50 वर्ष तक चलता है। और याद रखिएगा बाबू ये प्रति माह एक अंड यानी एक अंडा उत्पन्न करती हैं। और पूरे जीवन काल में आपसे पूछा जाए पूरे जीवन काल में तो कुल बाबू याद रखिएगा 400 अंडे, लगभग में 400 अंडे क्या करती हैं, उत्पन्न करती हैं। समझ में आए कि नहीं बाबू। तो हम लोग के पास ऑप्शन नंबर बी सही है। यानी एक स्वस्थ महिला जिनमें अंड बनना प्रारंभ होता है 12 वर्ष से 13 वर्ष की अवस्था में, और कब तक चलता है 45 से 50 वर्ष की अवस्था तक, यानी पूरे जीवन काल में लगभग 400 अंडे उत्पन्न करती हैं। और एक माह में प्रति माह लगभग एक अंडे उत्पन्न करती हैं। समझ में आया कि नहीं बाबू। चलिए अब हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है। 3 क्या कह रहा है बाबू कि परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर पाई जाने वाली टोपी नुमा संरचना कहलाती है। तो कई बार आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा बाबू कि जब परिपक्व शुक्राणु होता है उसके शीर्ष पर जो पाई जाने वाली संरचना होती है उन्हें एक्रोसोम कहा जाता है। याद रखिएगा वह क्या कहा जाता है, वो एक्रोसोम कहा जाता है। जबकि बाबू उसके मध्य भाग में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, यानी उसके हेड यानी शीर्ष भाग पे, याद रखिएगा बाबू शीर्ष भाग पे क्या पाया जाता है, तो याद रखिएगा शीर्ष भाग पे पाया जाता है एक्रोसोम। जबकि बाबू ग्रीवा यानी गर्दन वाले भाग पे, कहां बाबू, ग्रीवा यानी गर्दन वाले भाग पर क्या पाया जाता है, तो याद रखिएगा सेंट्रिओल्स। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया उसके मध्य वाले भाग पर पाया जाता है। तो मध्य वाले भाग पर अगर पूछेगा तो क्या याद रखिएगा बाबू, माइटोकॉन्ड्रिया। अगर ग्रीवा पूछेगा तो याद रखिएगा सेंट्रिओल्स,
और बाबू शीर्ष पे पाया जाएगा एक्रोसोम, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। समझ में आया कि नहीं बाबू? यानी एक परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर पाए जाने वाली संरचना क्या कहलाती है? एक्रोसोम कहलाती है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग चलते हैं। 4 कह रहा है बाबू गर्भाशय किससे संबंधित है? कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि गर्भाशय किससे संबंधित है? नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, पादप जनन तंत्र, इनमें से सभी। तो याद रखिएगा बाबू जो गर्भाशय होता है मादा जनन तंत्र में पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। यानी बी क्या है बाबू? सही है। यानी मादा जनन तंत्र कहाँ में पाया जाता है बाबू? गर्भाशय। समझ में आया कि नहीं बाबू? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। कह रहे हो ग्राफियन पुट्टिका पाई जाती हैं स्तनधारियों के वृषण में, स्तनधारियों के अंडाशय में, मेढक के अंडाशय में, इनमें सभी। तो सबसे पहले मैं बता दूं बाबू आपको कि जो पाई जाती है ग्राफियन पुट्टिका, अब ये भी आपको याद रखना है वो ग्राफियन जो पुट्टिका पाई जाती हैं, इन्हीं से बाबू याद रखिएगा किसका निर्माण होता है? अंड का, यानी अंडा का क्या होता है? निर्माण होता है, यानी इन्हीं से होकर। ठीक है बाबू? अब ये बताइए अंड किन में निर्माण होगा? तो हमेशा याद रखना है किस जीव में बाबू? मादा जीव में क्या होगा? निर्माण होगा। तो आप यहां से देख लीजिए स्तनधारियों के वृषण में नहीं पाया था, क्योंकि वृषण कौन सा भाग है? नर भाग है, याद रहेगा बाबू। जबकि स्तनधारियों के अंडाशय में पाया जाता है, ये हो सकता है मेढक के अंडाशय में पाया था, इनमें से सभी। तो ये तो हम लोग के पास सही है, ये नहीं हो सकता, तो ये नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी सही है। स्तनधारियों के अंडाशय में पाया जाता है ग्राफियन पुट्टिका, जहां से अंड का क्या होता है? निर्माण होता है। समझ में आया कि नहीं बाबू? यानी किस जीव में मिलेगा? मादा जीव में मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के पास आ रहा है 6 नंबर। कह रहा है कि कौन द्विगुणित संरचना है, यानी इनमें किसमें क्रोमोसोम 2n के रूप में पाया जाता है? तो देखिए वो सबसे पहले कह रहा है शुक्राणु, दूसरा कह रहा है वो अंडाणु, तीसरा आपके पास ऑप्शन है युग्मनज और डी ऑप्शन है भ्रूणपोष। अब देखिए ध्यान से बाबू, शुक्राणु जो होता है नर युग्मक है, जबकि अंडाणु कैसा है बाबू? मादा युग्मक है। और बात किया जाए बाबू युग्मनज का, तो युग्मनज कब बनता है बाबू? जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं, उनसे क्या बनता है? युग्मनज बनता है। तो यानी युग्मनज है। इसको एक और नाम से जानते हैं बाबू, जाइगोट के नाम से जानते हैं। और भ्रूणपोष जो पौधों में पाया जाता है बाबू, ये भ्रूणपोष भी कैसा होता है बाबू? 2n होता है। कैसा होता है बाबू? प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक 3n होता है। क्या याद रखिएगा? 3n। तो ये याद रखिएगा इनमें क्रोमोसोम की संख्या त्रिगुणित होती है। अगर मैं बात करूं किनकी बाबू? अगर मैं बात करूं युग्मनज का, तो इसमें बाबू 2n होता है। 2n क्यों होता है बाबू? एक नर युग्मक का और एक मादा युग्मक का, यानी कह सकते हैं नर युग्मक का हो जाएगा बाबू और एक हो जाएगा किसका बाबू? मादा युग्मक का हो जाएगा। तो नर युग्मक का कितना होता है बाबू? n और मादा युग्मक का n, यानी इसमें क्रोमोसोम की संख्या अगर आपसे पूछी जाए मनुष्य में 23 होती है, तो इसका n मिलके ये हो जाएगा 2n। उसी तरीके से अंडाणु कैसा होता है बाबू? n होता है और शुक्राणु भी n होता है। तो ये दोनों कह सकते हैं अगुणित है, अगुणित है, याद रहेगा बाबू। जबकि अगर बात किया जाए बाबू युग्मनज कैसा है? 2n है, यानी द्विगुणित है, द्विगुणित है। और अगर हम बात करें भ्रूणपोष का, तो कैसा है बाबू? त्रिगुणित है। तो यानी आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बाबू? क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन द्विगुणित संरचना है। देख लीजिए बाबू कौन है? युग्मनज, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। याद रहेगा वो, जब भी आपसे युग्मक पूछे, युग्मक हमेशा याद रखना है अगुणित, यानी क्रोमोसोम की संख्या n में होंगी। जबकि युग्मनज में क्या होगा बाबू? 2n में होंगी। भ्रूणपोष में किस में होगा? 3n में होगा। समझ में आया कि नहीं बाबू? चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। 7 का रहा है सर्टोली कोशिका किसमें पाई जाती है? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया सर्टोली कोशिका किसमें पाई जाती है? तो याद रखेंगे बाबू सर्टोली कोशिका
यकृत में, वृषण में, अंडाशय में, अग्नाशय में। किन में पाई जाती है वो जल्दी बताइए, किन में पाई जाती है? तो याद रखेंगे वृषण में पाई जाती है सर्टोली कोशिका, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। समझ में आया बाबू? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है आपके पास। द्विगुणित संरचना नहीं है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी संरचना द्विगुणित नहीं है, यानी कि इनमें क्रोमोसोम की संख्या 2n के रूप में नहीं पाई जाती है। देखिए बाबू अंड अभी हमने बताया बाबू अंड में किसके रूप में पाया जाता है? n के रूप में। युग्मनज जो बताया बाबू किसके रूप में? 2n के रूप में। और अगर हम लोग बात करें बाबू द्वितीय केंद्रक, याद कीजिए बाबू पौधों में दोहरी निषेचन की जो प्रक्रिया होती है उनमें द्वितीय केंद्रक किसके रूप में पाया जाता है? 2n के नाम ही देखिए बाबू द्वितीय केंद्रक, यानी क्रोमोसोम की संख्या 2n के रूप में पाया जाता है। तो देखिए बाबू किसमें द्विगुणित नहीं है? ये दोनों तो क्या है बाबू? याद रखिए ये दोनों का दोनों क्या है? द्विगुणित है। कैसा है बाबू? द्विगुणित, यानी डाइप्लॉयड है, जबकि ये क्या है? हैप्लॉयड है, यानी यही आंसर हम लोग के पास सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी द्विगुणित कौन नहीं है? तो याद कीजिएगा इनमें से कौन है? अंड। समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। बताइए बाबू 9 कह रहा है स्तनधारी में निषेचन की प्रक्रिया कहां होती है? जल्दी बताइए स्तनधारी में निषेचन की प्रक्रिया कहां होती है? देखिए बाबू कह रहा है अंडाशय में, गर्भाशय में, फैलोपियन ट्यूब में, ग्रीवा में। किसमें बाबू? स्तनधारियों में निषेचन की प्रक्रिया होती है। निषेचन की प्रक्रिया मतलब जहां नर युग्मक और कौन मिलते हैं? मादा युग्मक मिलते हैं, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? वो निषेचन बोलते हैं। यानी निषेचन के मतलब समझ जाइएगा किसमें कौन मिलेगा बाबू? नर युग्मक एंड कौन मिलेगा बाबू? मादा युग्मक मिलेगा। यही आपको क्या करना है? बताना है। देखिए वो ध्यान से, पहला कह रहा है अंडाशय, दूसरा गर्भाशय, तीसरा फैलोपियन ट्यूब। और एक और बात याद रखिए, वो फैलोपियन ट्यूब को एक और नाम से जाना जाता है अंडवाहिनी। क्या याद रखिएगा बाबू? अंडवाहिनी नली के नाम से भी जाना जाता है। तो जल्दी बताइए वो किसमें होता है? अंडाशय में नहीं होता है, गर्भाशय में नहीं होता है, ग्रीवा में नहीं होता है। किन में होता है बाबू? तो याद रखिएगा इनमें जो निषेचन की प्रक्रिया होती है, याद रखिएगा किसमें बाबू? फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी नली में होती है, जहां नर युग्मक और मादा युग्मक का क्या होता है? संलयन होता है। समझ में आया बाबू? तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 के पास चलते हैं हम लोग। कह रहे कार्पस ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन है। बाबू कार्पस ल्यूटियम कहाँ होता है? अंडाशय में। कहाँ होता है बाबू? अंडाशय में। तो ये भी आपको याद रखना है, कार्पस ल्यूटियम कहाँ होता है? अंडाशय में होता है। अंडाशय में होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं आपसे? LH और FSH मिलेगा प्रोजेस्टेरॉन या एंड्रोजन? क्या बाबू? एंड्रोजन। तो याद रखिएगा बाबू जो LH और FSH हार्मोन है ये कहाँ से निकलते हैं बाबू? तो याद रखिएगा पिट्यूटरी ग्रंथि। कहाँ से बाबू? पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होते हैं। आप इसको पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, पीयूष ग्रंथि। याद रहेगा बाबू? तो पिट्यूटरी ग्रंथि यानी पीयूष ग्रंथि से कौन कौन हार्मोन स्रावित होता है? LH और FSH। जबकि प्रोजेस्टेरॉन किससे स्रावित होता है बाबू? तो याद रखिएगा कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम से क्या होते हैं? स्रावित होते हैं। जबकि अगर बात किया जाए एंड्रोजन का, कहां से होता है बाबू? वृषण से। कहां से? वृषण से। तो कौन सा ऑप्शन सही है आप देख सकते हैं? LH, FSH प्रोजेस्टेरॉन और एंड्रोजन। एंड्रोजन हमेशा नर में होता है, जबकि LH, FSH और प्रोजेस्टेरॉन किन में बाबू? नर एंड प्रोजेस्टेरॉन, नर एंड किस में बाबू? मादा की बात यहाँ पे होगी। हमेशा प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा मादा में स्रावित होती हैं। तो याद रखिएगा इनमें से ये तो नहीं होगा, ये हो जाएगा किन में बाबू? मादा में हो जाएंगे। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है बाबू? ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी प्रोजेस्टेरॉन कार्पस ल्यूटियम के द्वारा क्या होता है? स्रावित होता है। समझ में आ गया बाबू सबको? कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं।
11 नंबर का रहा है FSH और LH हार्मोन कहां से स्रावित होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है हाइपोथैलेमस, दूसरा आपके पास पिट्यूटरी ग्रंथि, तीसरा कार्पस ल्यूटियम, चौथा गर्भाशय। जल्दी बताइए, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में इसको बताया था कि LH और FSH हार्मोन कहां से वो स्रावित होते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होते हैं। कहां पाई जाती है पिट्यूटरी ग्रंथि? याद रखिएगा, मस्तिष्क में पाई जाती है। समझ में आ गया बाबू? कोई दिक्कत यहां तक सबको समझ में आ रहा है बाबू? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। 12 कह रहा है कि अंडोत्सर्ग के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? यानी आपको बताना है कि जो महिलाओं में अंडोत्सर्ग होता है इसके लिए कौन सा हार्मोन क्या होता है? उत्तरदायी यानी जिम्मेवार होता है। ऑप्शन ए है LH, ऑप्शन बी है FSH, ऑप्शन सी है प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन डी है एस्ट्रोजन। तो आप याद रखिएगा LH हार्मोन क्या है? अंडोत्सर्ग के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है। और कहां से स्रावित होता है? मैंने अभी बताया। कौन सी ग्रंथि बाबू? पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है, जो अंडोत्सर्ग के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है। समझ में आ गया बाबू? चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। 13 कह रहा है बाबू कि भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं? याद रखिएगा बाबू, भ्रूणपोष की बात किया जाए इनमें कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो भ्रूणपोष कब बनता है बाबू? इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक के नाम से भी जानते हैं। और याद रखिएगा इसको हम लोग PEN क्या बोलते हैं? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यानी PEN के नाम से जानते हैं। कब बनता है बाबू? तो याद रखिएगा जब द्वितीयक केंद्रक के साथ कौन जुड़ता है बाबू? परागकण। कौन जुड़ता है बाबू? परागकण जुड़ता है। तो इस कंडीशन में क्या बनता है? भ्रूणपोष बनता है। अब द्वितीयक केंद्रक होता है बाबू 2n, परागकण युग्मक है, कैसा होगा बाबू? n। दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा बाबू? 3n। यानी क्या हो जाएगा? 3n, 2n और n मिलके कितना n हो जाएगा? 3n। यानी क गुणित हो जाएगा बाबू? त्रिगुणित हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन सही है बाबू? ऑप्शन नंबर बी सही है। यानी भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 3n क्रोमोसोम होते हैं, यानी त्रिगुणित होते हैं। समझ में आया कि नहीं? जब भी युग्मक की बात करें बाबू अगुणित, जब भी आपसे युग्मनज की बात करें द्विगुणित, जब भी आपसे क्या पूछे बाबू? द्वितीय केंद्रक द्विगुणित, और क्या पूछे बाबू? भ्रूणपोष या प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक याद रखना है त्रिगुणित होता है। समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 तक चलते हैं। किसमें बाह्य निषेचन होता है? बाह्य निषेचन मतलब होता है बाबू कि नर युग्मक और मादा युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक मादा जीव के शरीर के बाहर मिलते हैं तो उनको कहा जाता है बाह्य निषेचन। यानी जब भी आपसे कोई पूछाया जाए कि क्या है बाबू बाह्य निषेचन क्या है, जिसमें यानी कहिएगा सर नर एंड मादा युग्मक, नर एंड मादा युग्मक कहाँ बाबू? मादा जीव के, मादा जीव के शरीर के क्या मिले बाबू? बाहर मिले। मादा जीव के शरीर के बाहर मिले तो उनको हम लोग नाम देते हैं कैसा निषेचन बाबू? बाह्य निषेचन। अब किन में बाह्य निषेचन होता है बाबू? देखिए मेढक में, हिरण में, मनुष्य में, घोंघा में। तो बताइए बाबू यहाँ पे जो मेढक है बाबू, मेढक के अंदर कौन सा निषेचन होता है? बाह्य निषेचन होता है, जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक मादा जीव के शरीर के बाहर मिलते हैं। समझ में आया कि नहीं बाबू? तो ये था ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 14 का कौन सा आंसर सही है? ए नंबर ऑप्शन क्या है? सही है। समझ में आ गया बाबू? और इन सब में अगर बात किया जाए तो कैसा निषेचन होगा? कहिएगा सर अंतः निषेचन होगा। अंतः निषेचन के मतलब होता है जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक कहाँ मिले? मादा जीव के शरीर के अंदर मिले तो उनका नाम दिया जाता है अंतः निषेचन। समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि इनमें ओवीपैरस कौन है?
ओवी पैरस आपको बताना है। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि ओवी पैरस के मतलब क्या होता है तो बाबू याद रखिएगा अंड प्रजक, हिंदी में इन्हें कहा जाता है अंड प्रजक। एग्जामिनर बाबू आपको हिंदी में भी दे सकता है, इंग्लिश में भी दे सकता है। तो अंड प्रजक जो होते हैं मतलब अंडा देने वाले, क्या बाबू, अंडा देने वाले, अंडा देने वाले जीव, खास तौर पे याद रखिएगा अंडा देने वाले जीव। हाँ, इनका एक्चुअल जो मीनिंग होता है जिनमें भ्रूण अंडा में बने, किस में बने बाबू, यानी कह सकते हैं किन में बाबू, अंडा में, अंडा में क्या बने बाबू, भ्रूण बने, उनको कहा जाता है बाबू कौन, ओवी पैरस, ओवी पैरस। याद रहेगा बाबू, अंडा में भ्रूण बनेगा उनको नाम देंगे हम लोग ओवी पैरस, यानी कौन बाबू, अंड प्रजक। समझ में आया कि नहीं आया। जिसमें अंडा को छोड़कर मादा जीव के शरीर में भ्रूण बनेगा तो उनको कहा था सजीव प्रजक, यानी वीवी पैरस। तो ये आपको याद रखना है, इनमें तो नहीं होगा, याद रखिएगा जब भी आपसे पूछा जाए। सजीव प्रजक, सजीव प्रजक इंग्लिश में इसे कहा जाता है बाबू वीवी पैरस, वीवी पैरस। और इसका मतलब होता है बाबू कि यानी किसमें, मादा जीव में, मादा जीव में क्या बने बाबू, मादा जीव के शरीर में क्या बने, भ्रूण बनेगा, तो उसको नाम दीजिएगा सजीव प्रजक वीवी पैरस। जैसे सभी स्तनधारी, स्तनधारियों में हमेशा सजीव प्रजक होता है, जबकि जितने क्या है बाबू सरीसृप, जितने भी क्या है उभयचर, इन सब में क्या होता है बाबू, ओवी पैरस होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, मुर्गी, सांप, मगरमच्छ, इन सब में क्या होती हैं बाबू, याद रखिएगा ओवी पैरस है, यानी जो भ्रूण का निर्माण होगा किस में होगा, अंडा में होगा। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत, आगे बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16 कारक इनमें कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है। उभयलिंगी के मतलब क्या होता है बाबू, जिसमें नर और मादा जन अंग एक ही जीव में पाया जाए। तो सबसे पहला अगर मैं बात करूं उभयलिंगी का, इसका मतलब है नर एंड मादा, नर एंड मादा जनन अंग किसमें हो बाबू, एक ही जीव में हो, एक ही जीव में हो, तो उन्हें हम कहते हैं बाबू कौन, उभयलिंगी। अब बताइए इनमें से कौन उभयलिंगी है, केचुआ है, याद रखना है, जोंक, केचुआ है, जोंक है, और क्या है बाबू, फीता कृमि। ये तीनों का तीनों बाबू कौन है, तो याद रखिएगा उभयलिंगी है। क्या है बाबू, उभयलिंगी है। हमसे क्या पूछ रहा है, इनमें कौन उभयलिंगी नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी नंबर ऑप्शन सही होगा, यानी ये क्या नहीं है, उभयलिंगी नहीं है। यानी कैसा है, कहेगा सर एक लिंगी जीव है, एक लिंगी है, यही हमको क्या करना था, बताना था। समझ में आया कि नहीं बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। कह रहा है कि ऋतुस्राव चक्र किस में होता है। ऋतुस्राव चक्र बाबू आपको बताना है, यानी सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो ऋतु स्राव चक्र होता है बाबू, इसको किसके नाम से जाना जाता है, मासिक, मासिक चक्र के नाम से भी जाना जाता है, या आप कह सकते हैं, या इसी को आप किसके नाम से जानते हैं बाबू, मासिक धर्म के नाम से भी जानते हैं, या इसी को बाबू आर्तव चक्र, कौन बाबू, आर्तव चक्र के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। जो भी क्या होती हैं बाबू, यानी गर्भाशय में चेंजिंग होती है, अंडाशय में चेंजिंग होती है, तो इनके चलते क्या होती है बाबू, यानी प्रत्येक महीना क्या होता है, ऋतुस्राव चक्र होता है। और याद रखिएगा ऋतुस्राव चक्र किन में होता है, जितने भी कौन जीव है बाबू, यानी जितने भी हम लोग के पास क्या है, प्राइमेट, कौन बाबू, प्राइमेट जंतु, याद रखिएगा प्राइमेट जंतु होते हैं, इनमें कौन सा चक्र पाया जाता है, ऋतुस्राव चक्र पाया जाता है। हर साल एक ऑब्जेक्टिव आता है। और प्राइमेट जंतु के मतलब होता है बाबू कि हाथ से जो किनको बाबू, वस्तु को हाथ से
वस्तु को पकड़ सकते हैं, यानी जो पकड़ते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, प्राइमेट्स जंतु के अंदर रखते हैं। खास तौर पे आपको इतनी बात याद रखना है। और प्राइमेट्स जंतु में कौन सा चक्र होता है, ऋतुस्राव चक्र। और याद रखिएगा कितने दिन बाबू, 28 दिन का साइकिल चलता है। कितना दिन, 28 दिन। समझ में आया कि नहीं बाबू, आपको याद रखना है। तो किन में होता है बाबू, मनुष्य में भी, बंदर में भी, चिंपैंजी में भी, इनमें सभी में कौन चक्र होता है, ऋतुस्राव चक्र होता है, जो साइकिल कितने दिन के बाद आता है, 28 दिन के बाद आता है। और किन में होगा, इनका नाम याद रखिएगा, अगर इन नहीं दिया है तो क्या रखिएगा, प्राइमेट जंतु। और इनको मासिक चक्र, मासिक धर्म या आतर्व चक्र के नाम से भी जाना जाता है। समझ में आया कि नहीं बाबू। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। मध चक्र इनमें किसमें पाया जाता है, मध चक्र बाबू देखिए, गाय, भैंस, कुत्ती, इनमें सभी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं बाबू, मध चक्र जो होता है ये किन में होता है, तो याद रखिएगा नॉन प्राइमेट जंतु, यानी जो हाथ से किसी वस्तु को नहीं पकड़ते हैं। यानी क्या कहिएगा सर, हाथ से वस्तु को नहीं पकड़ते हैं, उनमें क्या पाया जाता है बाबू, याद रखिएगा कौन जंतु कहलाते हैं, नॉन प्राइमेट कहलाते हैं। और नॉन प्राइमेट में जो साइकिल आता है बाबू कितना दिन का, 17 से 21 दिन का होता है। तो आप देखें गाय भैंस जो होती हैं कितने दिन के बाद बोलती हैं, 21 दिन के बाद बोलती हैं। यानी उनमें पाया जाता है कौन सा चक्र, मध चक्र। प्राइमेट में ऋतुस्राव चक्र और नॉन प्राइमेट में मध चक्र। मध चक्र में याद रखिए गाय, भैंस, कुत्ती ये सब होते हैं। जबकि अगर बात किया जाए ऋतुस्राव चक्र, 3 जीव का नाम याद रखिएगा, मनुष्य, बंदर, चिंपैंजी, इनमें क्या पाया जाता है, ऋतुस्राव चक्र पाया जाता है। समझ में आया बाबू। ऋतुस्राव चक्र कितना दिन, 28 दिन के बाद साइकिल आता है। इनमें 17 से 21 दिन के बाद साइकिल आता है। तो इनमें से सभी में पाया जाता है बाबू मध चक्र। समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि जेम्युलस किसमें पाया जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जेम्युलस किन में पाया जाता है। तो याद रखिएगा जेम्युलस किस में पाया जाता है, स्पंज में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है किस समूह में अगुणित पादप संरचना पाई जाती है। यानी अगुणित पादप संरचना के मतलब है जिसमें क्रोमोसोम अगुणित रहते हैं, यानी 2n 3n के रूप में नहीं रहते हैं। शैवाल में भी, कवक में भी, ब्रायोफाइट्स, इनमें से सभी यानी सभी में बाबू याद रखिएगा क्या होता है, अगुणित पादप शरीर पाया जाता है। समझ में आ गया बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 बताइए, बस सब लोग बताइए जल्दी। 21 में क्या होगा, देखिए बाबू कह रहा है कि किस समूह में अगुणित पादप शरीर नहीं पाया जाता है। पादप शरीर नहीं पाया जाता है। ऑप्शन है बाबू अनावृत बीजी, आवृत बीजी, टेरिडोफाइट्स, इनमें सभी। तो याद रखिएगा इनमें सभी क्या होते हैं, अगुणित पादप शरीर नहीं पाया जाता है, 2 गुणित या 3 गुणित के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 22 कह रहा है कि युग्मक समांतर किस प्रकार के होते हैं। देखिए और युग्मक समांतर किस प्रकार के होते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एक गुणक यानी हैप्लॉयड, डाइप्लॉयड, पॉलीप्लॉयड और अगुणक यानी नलीप्लॉयड। आप याद रखिएगा आपसे पूछा जा रहा है कि युग्मक किस रूप में पाए जाते हैं, हैप्लॉयड, डाइप्लॉयड, पॉलीप्लॉयड, नलीप्लॉयड। तो आप याद करिएगा बाबू इनमें से किसके रूप में बाबू, एक गुणक यानी n। अभी मैंने बताया युग्मक किसके रूप में पाए जाते हैं, n के रूप में पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। समझ में आया कि नहीं। युग्मक में क्रोमोसोम, जैसे मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या 23 होती है तो उन्हें n माना जाता है, यानी 23 जोड़ा होती है तो उसमें 2n माना जाता है। अगर युग्मक में कहा जाएगा तो 23 मिलते हैं, यानी किसके रूप में, n के रूप में। समझ में आया, क्रोमोसोम 2n। लेकिन अगर पूछा जाए कि युग्मक में कितना बाबू, n यानी 23, और अगर पूछा जाए मानव शरीर में यानी 46। समझ में आया कि नहीं बाबू। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। सहेली क्या है।
याद रखिएगा बाबू, पहला ये है कि ए नंबर आपके पास ऑप्शन दिया है गर्भधारण की मुखी गोली। देखिए बाबू, गर्भधारण मतलब संतान उत्पन्न करने की मुखी गोली है, नॉन एस्टेरॉयडल गोली है, मानव मादा के लिए मुखी गर्भ निरोधक गोली है, और बी एंड सी यानी दोनों। तो देखिएगा, जब भी आपसे सहेली के बारे में पूछा जाए, सहेली जो होती है बाबू याद रखिएगा, ये गर्भ निरोधक यानी गर्भ निरोधक, याद रखिएगा गर्भ निरोधक। कैसा बाबू? हार्मोन युक्त। कैसा बाबू? हार्मोन युक्त क्या होती हैं? हार्मोन युक्त गोली होती हैं। और याद रखिएगा इनका सेवन कैसे किया जाता है? तो इनका सेवन साप्ताहिक। कैसे बाबू? साप्ताहिक होता है, यानी जब भी मासिक चक्र प्रारंभ होता है तब से शुरू होता है, इनका सेवन साप्ताहिक किया जाता है, एक सप्ताह में एक बार। तो पहला तो ये आप देख ले गर्भ निरोधक गोली है, यानी ये आपके पास सी हो जाएगा। साथ साथ बाबू नॉन एस्टेरॉयडल भी होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी बी एंड सी दोनों है। ये कौन गोली नहीं है बाबू? गर्भधारण। नाम से पढ़िए, गर्भधारण मतलब संतान उत्पन्न करने वाली गोली नहीं है, संतान उत्पन्न न करने वाली गोली है, यानी गर्भ निरोधक गोली है। समझ में आया बाबू? चलिए क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि मनुष्य में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो पहले भी मैंने बताया बाबू, मनुष्य में निषेचन की प्रक्रिया हमेशा याद रखना है अंडवाहिनी नली यानी फैलोपियन ट्यूब में होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है बाबू कि जन्म नियंत्रण की एक विधि है। जन्म नियंत्रण के मतलब बाबू जनसंख्या को नियंत्रित करने की क्या है? विधि है, जिसमें पहला ऑप्शन आया है बाबू आपके पास जिफ्ट, दूसरा बाबू गिफ्ट, यहाँ पे गिफ्ट है, यहाँ पे गिफ्ट है, IUT और IUDS और ICSI। यहाँ 5 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। जन्म नियंत्रण मतलब जनसंख्या नियंत्रित करने की क्या है? विधि है। तो सबसे पहले मैं बता दूं बाबू, जो गिफ्ट है यानी GIFT, यहाँ भी ZIFT, ये दोनों बाबू किसके लिए है? कौन बाबू? बाध्यता को क्या करते हैं? दूर करने की। मतलब अगर कोई माता पिता को संतान उत्पन्न नहीं हो रहा है तो उनमें बाबू किस विधि के द्वारा दूर करने, किस विधि के द्वारा? GIFT और ZIFT दूर, यानी ये दोनों कौन बाबू? बाध्यता को दूर करने की क्या है? विधि है। याद रहेगा बाबू। जबकि अगर मैं बात करूं IUT अंतर्गर्भाशयी स्थानांतरण, ये भी आपके पास ये भी है, ये भी कैसा है बाबू? तो याद रखिएगा ये भी बाध्यता को, किसको बाबू? बाध्यता को क्या करने की बाबू? दूर करने की विधि है। दूर करने की क्या है? विधि है। याद रखिएगा बाबू बाध्यता को दूर करने की विधि, जिसमें क्या है? गिफ्ट IUT। इसके अंदर क्या बाबू? युग्मक को किसमें ट्रांसफर किया जाता है? अंडवाहिनी नली में। इसमें जाइगोट को किसमें? अंडवाहिनी नली में ट्रांसफर किया जाता है। इसमें जो क्या है बाबू? जाइगोट होता है उसे डायरेक्ट गर्भाशय में ट्रांसफर किया जाता है। और यहां देखिए वो जो डी नंबर ऑप्शन है IUD, क्या है बाबू? IUD ये क्या है? अंतर्गर्भाशयी युक्तियां हैं, यानी यही हम लोग के पास सही है। इसमें आता है बाबू कॉपर टी। क्या आता है बाबू? कॉपर टी और कौन बाबू? कॉपर 7 और कॉपर टी, ये दोनों क्या होते हैं बाबू? याद रखिएगा गर्भाशय में लगा दिया जाता है, जो निषेचन की प्रक्रिया को क्या करते हैं? रोकते हैं। और निषेचन की प्रक्रिया को रोकते हैं, इसलिए ये जन्म नियंत्रण की क्या है? विधि है। जबकि A, B, C और कौन बाबू? E, ये सब के सब क्या है बाबू? बाध्यता की समस्या को दूर करने की क्या है? विधि है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यानी बाध्यता को दूर करना है तो इसके लिए गिफ्ट IUT और ICSI का उपयोग किया जाएगा। जबकि जन्म नियंत्रण करना है मतलब जनसंख्या की वृद्धि को कंट्रोल करना है, इसके लिए IUT का उपयोग किया जाता है। ठीक है बाबू? नहीं IUT नहीं, IUDS। इसका नाम क्या होता है? इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, मतलब गर्भाशय में लगा दिया जाता है, जिसके चलते नर युग्मक और मादा युग्मक नहीं मिलेंगे, निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी, यानी जन्म नियंत्रण होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है बाबू? चलिए
क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है रिट्रोवायरस द्वारा उत्पन्न होने वाली बीमारी है टाइफाइड, सुजाक, एड्स, सिफिलिस। याद रखिएगा वो रिट्रोवायरस के द्वारा याद रखिएगा एड्स बीमारी उत्पन्न होता है, साथ साथ HIV के द्वारा भी उत्पन्न होता है, याद रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कौन सी तकनीक पुरुषों से संबंधित है, यानी पुरुषों से संबंधित है। और ये जो तकनीक आपके पास दिए गए हैं मुखी गोली, नसबंदी, नलबंदी, कॉपर्टी, ये सब के सब कौन सा तकनीक है बाबू, जनसंख्या नियंत्रण के क्या है तकनीक है। अगर मैं बात करूं मुखी गोली कौन यूज करती है, मादा, जिसमें कौन सा यूज करती हैं बाबू, माला एन, इसके अलावा माला डी, इसके अलावा कौन बाबू, सहेली, ये सभी हार्मोनल गोली हैं, इनका यूज करती हैं। वासेक्टोमी या नसबंदी किन में होता है बाबू, पुरुषों में होता है। और कौन से नली काटी जाती है, तो याद रखिएगा कौन नली, शुक्र वाहिनी नली को काटा जाता है, शुक्रवाहिनी नली को काटा जाएगा। जबकि जो ट्यूबकेटोमी है यानी नलबंदी, ये किन में होती है बाबू, महिला में, और महिला यानी मादा में। और याद रखिएगा इनमें क्या क्या आता है बाबू, कौन सी नली काटा जाता है, याद कीजिए अंडवाहिनी नली, अंडवाहिनी नली काटा जाता है, याद रहेगा बाबू। चलिए अब ये जो बात है कॉपर्टी, अभी मैंने बताया अंतःगर्भाशय युक्तियां हैं, IUDS है, और ये भी कौन यूज करती हैं, मादा यानी महिला यूज करते। तो कौन सा ऑप्शन सही है बाबू, देख लिए ऑप्शन नंबर हम लोग के पास पुरुषों के लिए कौन है, B नंबर सही है, यानी वासेक्टोमी यानी नसबंदी। समझ में आ गई बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 शराब उद्योग में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है, तो शराब उद्योग में बाबू हमेशा किण्वन की प्रक्रिया होती है। और किण्वन की प्रक्रिया में कौन भाग लेता है, यहाँ पे जीवाणु, एस्ट, प्रोटोजोवा, लैक्टोबैसिलस। तो याद रखिएगा किण्वन की प्रक्रिया में हमेशा ईस्ट भाग लेते हैं। और कौन सी प्रक्रिया हमेशा याद रखिए, किण्वन, जो भी क्या होता है वो शर्करा होता है, उन शर्करा का क्या करेंगे, किण्वन करेंगे। और किसका निर्माण करते हैं, C2H5OH यानी एथेनॉल का निर्माण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर B सही है, ठीक है बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि इडली डोसा बनाने में किसका उपयोग किया जाता है। बाबू कई जगह पे इनका आंसर गलत दिया जाता है, तो याद रखिएगा बाबू इडली डोसा बनाने के लिए जीवाणु, ईस्ट, विषाणु, लैक्टोबैसिलस, इनमें से किसका उपयोग किया जाता है, जीवाणु का उपयोग किया जाता है। कई जगहों पर ईस्ट देता है जो गलत है। आप याद रखिएगा किण्वन की इडली डोसा बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है बाबू, जीवाणु का उपयोग किया जाता है। समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 यानी 30 क्या कह रहा है, स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु का उपयोग किसका निर्माण में किया जाता है, दही, स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम, इडली डोसा और शराब। अभी मैंने बताया बाबू शराब को बनाने के लिए किसका यूज करते हैं, ईस्ट का। और इडली डोसा बनाने के लिए मैंने बताया वो किसका यूज किया जाता है, जीवाणु का। और बाबू दही बनाने के लैक्टोबैसिलस जीवाणु यानी LAB का यूज किया जाता है। तो याद रखिएगा बाबू स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु का उपयोग स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम का उपयोग किया जाता है, जो किसको रोकता है बाबू, ब्लड क्लोटिंग के लिए को दूर करता है। तो ब्लड क्लोटिंग को क्या करेगा, दूर करने का कार्य करता है, यानी रक्त को थक्का लगने से रोकता है। यानी कह सकते हैं यानी हम लोग के पास बाबू हृदय घात की समस्या को कम करता है। तो ऑप्शन नंबर B सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है जीवाणुओं का वह समूह जो फफूंदी के तंतुओं से जुड़कर एक जाल जैसी रचना बनाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, फ्लास्क, मेथेनोजन, LAB, ई कोलाई। याद कीजिए बाबू जीवाणुओं का वह समूह जो फफूंदी से यानी कवक से जुड़ता है। तो याद रखिएगा मैं आपको बता दूं बाबू जीवाणु किसके साथ जुड़ते हैं, कवक के साथ। और कवक के साथ जुड़ते हैं तो एक समूह बनाते हैं जिनका नाम क्या है बाबू, फ्लास्क। क्या नाम है, फ्लास्क नाम है। और किनमें ही पाए जाते हैं बाबू, याद रखिएगा जब हम लोगों ने वाहित मल जल का उपचार किया था वहां पे पाए जाते हैं, यानी वाहित मल जल उपचार में ये पाए जाते हैं, उपचार में इनका यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर A सही है, यानी फ्लास्क का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 32
डीएनए को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इथिडियम ब्रोमाइड, एगारोज जेल, एनिलीन, इनमें से सभी। तो याद रखिएगा बाबू, डीएनए को देखने के लिए यानी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की जो प्रक्रिया होती है उसमें डीएनए को चमकीला बनाने के लिए हमेशा बाबू किसका यूज किया जाता है? इथिडियम ब्रोमाइड का। जबकि विद्युत अपघट के रूप में किसका यूज किया जाता है? एगारोज जेल का उपयोग किया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी डीएनए को देखने के लिए किसका उपयोग किया था? इथिडियम ब्रोमाइड का। डीएनए कैसा चार्ज वाला होता है? निगेटिव चार्ज वाला होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है बाबू, पानी में ई कोलाई की मात्रा, ई कोलाई की उच्च मात्रा संकेतक है। यानी पानी में अगर ई कोलाई की मात्रा ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? देखिए बाबू, अगर ई कोलाई की मात्रा क्या है? अधिक है, इसका मतलब उस पानी के अंदर कौन बाबू? यानी कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक है। किसकी बाबू? कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक है। कार्बनिक पदार्थ भी क्या होगा? अधिक होगा। और कार्बनिक पदार्थ जब अधिक होगा तो इसका मतलब है वह जल कैसा जल है? वाहित मल जल। कैसा है बाबू? वाहित मल जल प्रदूषक है। वाहित यहां पे क्या हो जाएगा बाबू? वाहित मल जल प्रदूषण का, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है बाबू, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि पशुओं के अमाशय में पाए जाने वाले जीवाणु होते हैं। यानी पशुओं के अमाशय में पाए जाने वाले जीवाणु हैं कैसे बाबू? मेथेनोजन, प्लाज्मालोजेन, इम्यूनोजेन, LAB। तो याद रखिएगा, पशुओं के अमाशय में पाए जाते हैं मेथेनोजन। क्या पाते हैं? मेथेनोजन, जो क्या करते हैं? बायोगैस के निर्माण में भूमिका निभाते हैं, यानी पाए जाते हैं मेथेनोजन। समझ में आया बाबू? इन्हीं के चलते किसका निर्माण होता है बाबू? बायोगैस का निर्माण होता है। समझ में आया? ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि एगारोज किससे प्राप्त होता है? अभी मैंने बताया वो कि एगारोज जो जेल होता है इसका यूज इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रक्रिया में यूज किया जाता है। डीएनए खंड जो होता है उसको वांछित डीएनए को प्राप्त करने के लिए एगारोज जेल का उपयोग किया जाता है। और किससे मिलता है? मक्का से, समुद्री घास से, साइकस, इनमें कोई नहीं। तो याद रखिएगा, समुद्री घास से क्या मिलता है? एगारोज जेल प्राप्त किया जाता है। समझ में आया बाबू? तो ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए 35 नंबर का आ रहा है कि इनमें कौन मीथेन का उत्सर्जन करता है? मीथेन मतलब बाबू जो CH4, यानी मीथेन मतलब यहाँ पे समझ जाएगा बायोगैस। कौन सा गैस बाबू? बायोगैस मतलब जिससे मिलता है उसमें मीथेन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। तो कह रहा है कि धान का खेत, पशु, दीमक, इनमें सभी। तो याद रखिएगा, धान के खेत से हमेशा क्या निकलता है? कौन निकलता है? मेथेन गैस। इसके अलावा पशु के यानी गोबर में, अभी मैंने बताया अमाशय में पाया जाता है। साथ साथ दीमक, यानी दीमक जो होता है बाबू कोशिका भित्ति को पचाने के लिए मेथेन गैस छोड़ता है, यानी पाचन करता है। तो दीमक यहाँ होना चाहिए, दीमक। इन तीनों में क्या पाया? दीमक होगा बाबू। तीनों में पाया जाता है मेथेन गैस, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। यानी तीनों से क्या निकलता है? वो मेथेन गैस का उत्सर्जन होता है। याद रखिए, मेथेन गैस का फॉर्मूला होता है CH4। समझ में आया कि नहीं बाबू? और किसका? बायोगैस का प्रमुख अवयव है। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि एकल कोशिका प्रोटीन का संबंध है। एकल कोशिका प्रोटीन का मतलब होता है बाबू कि जो ऐसा जीवाणु या सूक्ष्म जीव जिनमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है, जिनका यूज बाबू खाद्य पदार्थों के प्रोटीन के विकल्प के रूप में किया जाता है, उनको बोलते हैं एकल कोशिका प्रोटीन। और याद रखिएगा, यहाँ पे क्लोरेला दिया है, एना बीना दिया है, नॉन स्टाक दिया है, कवक दिया है। तो याद रखिए क्लोरेला क्या होता है? एकल कोशिका प्रोटीन होता है। समझ में आया कि नहीं बाबू? इनका यूज हम लोग किसके रूप में करते हैं बाबू? जैव उर्वरक के रूप में इनका यूज किया। जैव उर्वरक यहाँ जैव उर्वरक बनाने में क्या करते हैं? भूमिका निभाते हैं। चलिए आगे चलते हैं बाबू। 38 का रहा है, नीलहरित शैवाल तथा राइजोबियम जीवाणु किस
कुल पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं। यानी नील, हरी, शैवाल तथा राइजोबियम किन में पाए जाते हैं? तो बाबू आपको याद रखना है ये दोनों किस फसल में? दलहनी। पढ़े आप लोग बाबू, दलहनी फसलों में पाए जाते हैं। इनका काम क्या है बाबू? साथ साथ ये भी याद रखिएगा, इनका काम क्या है? नाइट्रोजन का। किसका बाबू? नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का क्या करते हैं बाबू? स्थिरीकरण। क्या करते हैं? स्थिरीकरण करने का कार्य करते हैं। तो याद रखिए किन में पाए जाते हैं? दलहनी फसल। और दलहनी फसल किसके होते हैं? लेग्यूमिनोसी कुल के पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है बाबू, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 कर रहा है कि सैनिटरी लैंडफिल को किनके विकल्प के रूप में अपनाया गया है? तो बाबू याद रखिएगा सैनिटरी लैंडफिल जो होता है इनमें क्या किया जाता है? कूड़ा करकट यानी ठोस अपशिष्ट को जलाया जाता है। यानी याद रखिएगा किनके विकल्प के रूप में? खुला जला हुआ ढेर, सुपोषण, वाहित मलजल, जैव आवर्धन। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी खुला जला हुआ ढेर के लिए उपयोग में लाया जाता है। समझ में आ गया बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 40, कह रहा है कि जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा निर्मित औषधि जिनका उपयोग कैंसर के निदान में किया जाता है। यानी बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा ऐसा हम लोग औषधि बनाए हैं जिनका उपयोग कैंसर के निदान में होता है। तो दे रहा है ऑप्शन ए एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या होता है बाबू? जो सूक्ष्म जीवों को मारता है। इंटरफेरॉन ये होता है। इंसुलिन हार्मोन है। एंजाइम, तो आप जानते हैं एंजाइम एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। तो कह रहा है बाबू कि आपके पास क्या है, कौन सही है? इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन का उपयोग किया जाता है किसके रूप में? कैंसर के निदान में किया जाता है। ठीक है बाबू, चलिए। और इंसुलिन, मधुमेह, ये क्या होते हैं बाबू? किनको मारते हैं? सूक्ष्म जीव को। सूक्ष्म जीव को क्या करते हैं बाबू? मारते हैं। सूक्ष्म जीव को मारते हैं। जबकि आप याद रखें इंसुलिन का होता है बाबू? मधुमेह के इलाज में होता है। और साथ साथ इंसुलिन यहाँ पे एक प्रकार का क्या है? हार्मोन है। कहाँ से निकलता है बाबू? अग्नाशय ग्रंथि से। एंजाइम जो भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी सही है। 41 का रहा, देखिए वो ध्यान से, इनमें से कौन जलीय जंगली घास है? जल्दी बताइए। ऑप्शन क्या दिया है बाबू आपके पास? ट्रापा, वोल्फिया, जलकुंभी, अजोला। तो कौन ऐसा है बाबू जलीय है और जंगली घास है? तो याद रखिएगा जलकुंभी, जिसको किसके नाम से जाना जाता है बाबू? याद रखिएगा बंगाल का आतंक के नाम से भी जाना जाता है। जो ठहरे हुए जल से क्या करता है? ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेता है। याद रहेगा बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 का रहा है, कौन सा पौधा जलीय वातावरण में नहीं पाया जाता है? यानी जो जलीय वातावरण में नहीं पाया जाएगा। देखिए बाबू, सबसे पहले है हाइड्रिला टापालाम्बा, ये सब के सब जलीय वातावरण में। बबूल, ये कहाँ पाया जाता है? मरुस्थलीय क्षेत्रों में। कहाँ पाया जाता है? मरुस्थलीय क्षेत्र, या हम लोग के यहाँ भी मिलता है, लेकिन जहाँ पे जल की कमी होती है उन क्षेत्रों में बबूल मिलता है। क्वेश्चन नंबर 43 का रहा है कवक मूल उदाहरण है। कवक मूल क्या होता है बाबू? तो याद रखिए कवक मूल को एक और नाम से जाना जाता है। सब आप याद करते चलिएगा बाबू। कवक मूल को एक और नाम से जाना जाता है माइकोराइजा। किसके नाम से बाबू? माइकोराइजा के नाम से जाना जाता है। जो किसका संबंध है बाबू? तो याद रखिएगा कवक, किसका? कवक प्लस उच्च श्रेणी के। कौन बाबू? उच्च श्रेणी के कौन बाबू? पादप की जड़। पादप की जड़, तो इनमें पादप की जड़ के साथ रहते हैं। ये क्या करते हैं बाबू? ये उस श्रेणी के पादप से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। और उस श्रेणी के पादप को इनसे क्या फायदा है? तो जो जमीन से खनिज तत्वों को अवशोषण करने का कार्य करते हैं। मतलब दोनों को एक दूसरे से फायदा है। और ऐसे संबंध को बोलते हैं सहजीवी संबंध। क्या बोलते हैं बाबू? यानी सहजीवी संबंध होता है किनमें? माइकोराइजा कवक मूल में। ऑप्शन नंबर सी सही है। समझ में आया बाबू? चलिए
44 क्या कह रहा है, जल धारण क्षमता किसमें पाई जाती है, तो जल धारण क्षमता किसमें अधिक होती है, तो याद रखेंगे मृदा, पौधा, जल, जंतु। सबसे ज्यादा जल को अवशोषित करने की क्षमता किन में पाई जाती है, मृदा में पाई जाती है। समझ में आया कि नहीं बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है किस तकनीक में भ्रूण को गर्भाशय में प्रत्यारोपित किया जाता है। यानी यदि किसी मादा में फैलोपियन ट्यूब काम नहीं कर रहा है, क्या नहीं काम कर रहा है बाबू, फैलोपियन ट्यूब काम नहीं कर रहा, फैलोपियन ट्यूब में ही बाबू नर युग्मक तथा मादा को मिलते हैं, भ्रूण का प्रारंभ हो जाता है बनना किसमें बाबू, फैलोपियन ट्यूब में। तो जिस मादा में अगर फैलोपियन ट्यूब काम नहीं करता है उनमें क्या किया जाता है, बाह्य निषेचन के द्वारा यानी पात्रे निषेचन के द्वारा क्या किया जाता है, नर युग्मक और मादा युग्मक को निषेचित किया जाता है और भ्रूण को सीधे गर्भाशय में प्रत्यारोपित किया जाता है। उस टेक्निक का नाम है वो IUD, इंट्रा यूटेराइन, इनमें क्या होता है, टी होगा बाबू, टी, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, यानी सीधे किसमें, गर्भाशय में, IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, उनमें क्या किया जाता है, प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। इसमें किसमें बाबू, भ्रूण जाइगोट को किसमें, फैलोपियन ट्यूब में, ये किनमें बाबू, नर युग्मक को मादा युग्मक में प्रत्यारोपित किया जाता है, जबकि शुक्र अंडाणु को किसमें, फैलोपियन ट्यूब में प्रत्यारोपित किया जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी सही है। समझ में आया बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 कर बाध्यता को दूर करने की विधि है जिफ्ट, IUD, ICSI, GIFT, इनमें सभी। तो याद कीजिएगा बाबू, अभी मैंने बताया इनमें क्या किया जाता है, जाइगोट को, किसको बाबू, जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब में, इनमें किसको बाबू, तो याद रखिएगा इनमें किसमें टी रहेगा, IUT, इनमें क्या किया जाता है बाबू, ध्यान सुनिएगा, इनमें जो क्या होता है, भ्रूण होता है उसको किसमें, सीधे गर्भाशय में, इसमें शुक्राणु को, यानी शुक्राणु की कैपेसिटी नहीं होती है कि अंडाणु को निषेचित करें, तो उसमें शुक्राणु को अंडाणु की कोशिका में प्रत्यारोपित किया जाता है। इसमें अगर किसी मादा के अंदर क्या नहीं बन रहा है बाबू, अंडाणु नहीं बन रहा है, तो किसी दूसरे मादा से अंडाणु लेकर उसके फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है। तो सब के सब बाध्यता को दूर करने की क्या है, विधि है, ऑप्शन नंबर ई सही है। ठीक है बाबू। चलिए नेक्स्ट कह रहा है बाबू जनसंख्या नियंत्रण की अस्थायी विधि है, यानी जनसंख्या नियंत्रण की अस्थायी विधि इनमें से कौन है, यानी जिसके बाद जनसंख्या उत्पन्न नहीं होगा, हार्मोनल विधि, यांत्रिक विधि, अंतःगर्भाशय युक्त या बाध्यकरण। याद रखिएगा हार्मोनल विधि कब तक यूज किया जाता है, जब तक संतान उत्पन्न नहीं करना चाहता है कोई दंपति। यांत्रिक विधि में वही टेक्निक है, अंतःगर्भाशय की कॉपर 7 यही वही काम करता है। याद रखिए बाध्यकरण, यानी जिसमें कौन सी होता है बाबू, नसबंदी और साथ साथ क्या होता है, नलबंदी होता है। तो यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है बाबू, यौन संचारित रोग है। यौन संचारित रोग कौन है, आप बताइए, जल्दी बताइए कि इनमें से कौन यौन संचारित रोग है। याद रखिएगा एड्स, सिफिलिस, गोनोरिया, इनमें सभी। तो याद रखिएगा बाबू जो क्या होता है, यौन संचारित रोग होता है, मतलब जो लैंगिक जनन में यौन संचारित रोग है। लैंगिक जनन में सेक्सुअली एक व्यक्ति से एक व्यक्ति से दूसरे में ट्रांसफर होता है। तो याद रखिएगा उनको क्या कहा जाता है, यौन संचारित रोग कहा जाता है। इनमें से ऑप्शन ए है एड्स, बी है सिफिलिस, सी है गोनोरिया, डी इनमें सभी। तो इनमें सभी बाबू किसके द्वारा, यानी यौन संचारण में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाते हैं। एड्स याद रखिएगा किसके चलते होता है, विषाणु के चलते। सिफिलिस और गोनोरिया याद रखिएगा किन के चलते होता है बाबू, जीवाणु के चलते होता है। तो ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है जननांग मस्सा किसके द्वारा होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है जननांग मस्सा किसके द्वारा होता है। तो आप याद रखिएगा बात बाबू कि जननांग जो मस्सा है ये क्या होता है बाबू, जननांग मस्सा
क्या है बाबू, याद रखना है कैसा रोग है बाबू, तो विषाणु जनित रोग है। कैसा रोग है, विषाणु जनित क्या है, रोग है। और किसके द्वारा होता है बाबू, देख लीजिए पैपिलोमा विषाणु, किसके द्वारा, पैपिलोमा विषाणु के द्वारा होता है। समझ में आया बाबू। चलिए नेक्स्ट 50 क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि एक बीज में एक से अधिक भ्रूण बनने की प्रक्रिया कहलाती है। यानी यदि किसी बीज में एक से अधिक भ्रूण बनते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, भ्रूण उद्भव, अंकुरन, भ्रूणता, बहुभ्रूणता। याद रखिएगा जब भी किसी बीज में एक से ज्यादा, एक बीज में एक ही भ्रूण बनना चाहिए, लेकिन जब किसी बीज में एक से ज्यादा भ्रूण बनते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, बहुभ्रूणता कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है बाबू, एकाद सूत्रता की स्थिति में मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या होती है। एकाद सूत्रता के मतलब होता है बाबू कि एक क्रोमोसोम की संख्या में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए। भैया एक क्रोमोसोम की संख्या में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए। देखिए बाबू तो मनुष्य में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46। एक क्रोमोसोम बढ़ जाएगा तो टोटल कितने हो जाएगा, 47 हो जाएंगे, 47 हो जाएंगे। ठीक है बाबू। चलिए अब यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यानी कितने हो जाते हैं, 47 हो जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना बाबू, 52 देखते हैं बाबू। कह रहा है कि एक मिनट हाँ ठीक है, एकाद सूत्रता 52 कह रहा है कि एकाद सूत्रता की स्थिति में मनुष्यों में उत्पन्न होने वाला रोग है। यानी आपसे पूछ रहा है बाबू कि जब एकाद सूत्रता होगा यानी क्रोमोसोम की संख्या 46 के जगह पे क्या हो जाएगी, 47 हो जाएंगी, तो कौन से रोग क्या होंगे, उत्पन्न होंगे। ए ऑप्शन है डाउन सिंड्रोम, बी ऑप्शन है पटाउ सिंड्रोम, सी ऑप्शन है एडवर्ड सिंड्रोम, डी ऑप्शन है क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। इनमें से सभी। सबसे पहले मैं आपको बताऊं बाबू, जो डाउन सिंड्रोम होता है, चौथे जोड़े 21वें जोड़े क्रोमोसोम में क्या हो जाएगा, एकाद सूत्रता, मतलब एक क्रोमोसोम बढ़ जाएगा। अगर पटाऊ की बात किया जाए बाबू, 13वें जोड़े, आप इसे ही बस याद रखिएगा, 13वें जोड़े क्रोमोसोम में एकाद सूत्रता होता है तो क्या बोलते हैं, पटाऊ सिंड्रोम। सी एडवर्ड सिंड्रोम जो होता है बाबू याद रखिएगा, 18वें जोड़े, कौथे जोड़े, 18वें जोड़े क्रोमोसोम में, 18वें जोड़े क्रोमोसोम में अगर एकाद सूत्रता होगा तो क्या बोलेंगे, एडवर्ड। क्लाइनेफेल्टर्स में क्या होता है बाबू, लिंक क्रोमोसोम में यानी 44 प्लस XXY हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बाबू क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। इन सब में देखिए बाबू क्रोमोसोम की संख्या बढ़ रही है, यानी 21वां जोड़ा में 2 के जगह पर 3 हो जाएगा, 47, इसमें भी 47, इसमें भी 47, इसमें भी 47, यानी इनमें से सभी। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। डाउन सिंड्रोम 21वां जोड़ा, पटाउ सिंड्रोम 13वें जोड़े, एडवर्ड 18वें जोड़े और क्लाइनेफेल्टर्स 23वां, यानी कह सकते हैं लिंक क्रोमोसोम। याद रखिएगा इनमें किसमें होता है, लिंक क्रोमोसोम में एकाद सूत्रता होती है। क्रोमोसोम में क्या हो जाएगी बाबू, एकाद सूत्रता, तब जाके कौन सी बीमारी होती है, तो याद रखिएगा कौन, क्लाइनेफेल्टर। समझ में आया कि नहीं बाबू। चलिए इससे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि ट्राइसोमी ऑटोसोमल विकार है। ऑटोसोमल के मतलब क्या होता है, ध्यान सुनिए। मनुष्य में टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं बाबू, 46। अब 46 क्रोमोसोम है, इनको आप कैसे लिख सकते हैं, 44 प्लस कितना बाबू, XX, या 44 प्लस XY किन में होंगी बाबू, ये होगा नर में और ऊपर वाला किस में होगा, मादा में। तो अगर हम बात करूं बाबू, ये 244 जो लिखे गए हैं, 44 में कितना जोड़ा होगा बाबू, 22 जोड़ा, 22 जोड़ा। तो 22 जोड़ा मतलब बाबू 1 से लेकर कहां तक, 22वें जोड़े क्रोमोसोम में कहीं भी चेंजिंग आएगा तो उसको बोलेंगे ऑटोसोमल विकार। समझ में आया कि नहीं है। कहां से कहां बाबू, पहला से लेके 22वां जोड़ा यानी 44वें क्रोमोसोम तक अगर चेंजिंग आता है, विकार होता है या उसमें ट्राइसोमी होता है, मतलब एक क्रोमोसोम बढ़ता है, तो उसे कहा जाता है ऑटोसोमल विकार। अब बताइए बाबू, डाउन में कौथा जोड़ा, 21वां जोड़ा में,
पटाऊ में मैंने बताया बाबू 13वें जोड़ा में, और देखिए एडवर्ड में 18वें जोड़े में। तो किन में हो रहा है बाबू? 21वें, 13वें, 18वें। क्या 22 के आसपास यानी 22 में के बीच में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? तो 22 के बीच में आ रहे थे। तीनों कैसे हैं? कैसे बाबू? ट्राइसोमी ऑटोसोमल क्या है? विकार है। समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि लिंग गुणसूत्र में एकाद सूत्रता से कौन सा विकार उत्पन्न होता है? मैंने अभी आपको बताया कि लिंग गुणसूत्र में एकाद सूत्रता होने से कौन सा विकार होता है? वो क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम होता है, जिसमें क्रोमोसोम की संख्या हो जाती है 47, और कैसे होता है? 44 प्लस XXY हो जाता है, जिसमें नर और मादा दोनों का गुण पाया जाता है। ठीक है बाबू, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 55 कह रहा है बाबू कि एकल सूत्रता की स्थिति में मनुष्यों में क्रोमोसोम की संख्या हो जाती है। तो जब भी आपसे पूछा जाए एकल सूत्रता के मतलब बाबू, तो एकल सूत्रता के मतलब टोटल जो क्रोमोसोम 46 है उसमें एक क्रोमोसोम कम हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे एकल सूत्रता, यानी इसमें क्रोमोसोम की संख्या हो जाएंगी 45। समझ में आया कि नहीं बाबू? तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है। और इसके चलते कौन सा विकार उत्पन्न होता है? तो याद रखिएगा टर्नर सिंड्रोम। कौन बाबू? टर्नर सिंड्रोम। एकल सूत्रता के चलते टर्नर सिंड्रोम विकार उत्पन्न होते हैं, जिसमें क्रोमोसोम की संख्या एक कम हो जाती है। और कौन सा क्रोमोसोम कम होता है बाबू? लिंग क्रोमोसोम। कौन क्रोमोसोम बाबू? लिंग क्रोमोसोम। कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे? 45। कौन कौन? 44 प्लस X हो जाते हैं, जिसके चलते बांझपन की समस्या उत्पन्न होती है। तो ये था हम लोग के पास 55 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उम्मीद है ये आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय